Hello students, welcome again in MCQ solution session part 2। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 11 तक सॉल्व किए थे। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 से। क्वेश्चन 12 में हमें पूछा गया है कि 2 प्लस रूट थ्री होल रेस टू 4 प्लस 2 माइनस रूट थ्री whole raised to 4 is equal to x plus y root 3, then y is equal to what? तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब ये होगा कि हमें रूट थ्री का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसके एक्सपेंशन में जितने रूट थ्री वाले टर्म होते हैं वो हमें फाइंड करने होंगे और उसके बाद उसका कोएफिशिएंट और सम सब्ट्रैक्शन एडिशन करके उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पूरा एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ये माइनस है मतलब इसकी जो ओड पावर वाली टर्म होगी वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, है ना। ये अब हम जानते हैं। तो अब सिर्फ जो बचने वाली टर्म्स है, रिमेनिंग टर्म्स, वही हम लिखेंगे। तो वो सभी टर्म्स यहाँ पे 2 टाइम्स मिलेगी, एक इसमें और एक इसमें। तो दोनों का ऐड करते हो तो 2 टाइम्स ये टर्म्स मिलती है। और नेगेटिव साइन वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। नेगेटिव साइन वाली टर्म्स कौन सी होगी? ओड पावर वाली। माइनस रूट थ्री की ओड पावर जिसमें आती है वो नेगेटिव टर्म होगी, वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, है ना। आप सोच सकते हैं, आप थोड़ा सा थिंकिंग पावर डेवलप करना है। ये डायरेक्टली इस तरह से हम समझ के वो टर्म नहीं लिखने वाले। तो रिमेनिंग टर्म्स आर व्हाट? सबसे पहले इसमें 4c0 वाली टर्म रिमेनिंग होगी। तो 4c0, क्योंकि इसमें रूट थ्री की 0 पावर होती है, तो ये होगी रूट थ्री 2 रेस टू 4 रूट थ्री रेस टू 0। अब नेक्स्ट टर्म होगी और यहाँ पे 1 पावर, रूट थ्री की 1 पावर, तो यहाँ के माइनस रूट थ्री की 1 पावर, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगी, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद की टर्म होगी 4c2 वाली, तो 2 रेस टू 2 मिलेगा यहाँ पे और रूट थ्री रेस टू 2 मिलेगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट उसके बाद जो होगी वो रूट थ्री की 3 पावर वाली, और यहाँ पे माइनस रूट थ्री की 3 पावर, तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो आगे जाके अब रिमेनिंग टर्म होगी 4c4, 2 रेस टू 0 और रूट थ्री रेस टू 4। ये इस तरह से एक्सपेंशन मिलेगा। ये सभी टर्म 2 टाइम्स होगी, तो मैं इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट लिखूंगा। तो ये इसके हमने एक्सपेंशन दिखा दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ज्यादा एक्सपेंशन और करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हमें चाहिए रूट थ्री का कोएफिशिएंट y। ठीक है, तो यहाँ पे सोचो रूट थ्री रेस टू 0 1 हो जाएगा, रूट थ्री नहीं मिलेगा। यहाँ पे रूट थ्री होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे रूट थ्री नहीं मिलने वाला। ओके, यहाँ पे रूट थ्री रेस टू 4, तो 3 रेस टू 1/2 इंटू 4 दैट इज 3 स्क्वायर, तो 9 होगा। यहाँ पे भी रूट थ्री नहीं मिलने वाला। तो इनमें से कोई भी टर्म में नन ऑफ दिस टर्म इज हैविंग रूट थ्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ रूट थ्री इज 0। ओके, ना कोएफिशिएंट ऑफ रूट थ्री इज 0, सो we can write it is equal to 0 and which is equal to y. So answer of y is 0 and option A is right answer. Option A is right answer. Now next is 13th question में पूछा है कि in the expansion of 1 plus x whole raised to n, okay, if the coefficient of the 5th term and 19th term are equal, then n equal to what? Coefficient of 5th term is equal to coefficient of 19th term are equal, then n equal to what? We have to find n. बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कैसे?
क्योंकि हम जानते हैं ना इसका जो जनरल टर्म है वो इस तरह से है, NCR x रेस टू r है, इसका जनरल टर्म ये है। तो इसी जनरल टर्म का यूज करके हम यहाँ पे देखेंगे तो T5 कौन सा होगा जनरल टर्म के हिसाब से, T5 होगा NC5 x रेस टू 5। सही है? नो, दैट इज नॉट ट्रू। T5 के लिए हमें r इक्वल टू 4 लेना होगा, तो r इक्वल टू 4 लेके ये दिखाना होगा। ओके, ये माइंड में रखना, ये बहुत ही हमें कंफ्यूज कर देता है, हमें ये मिस्टेक्स करवाता है। T5 है तो r इक्वल टू 4 लेना है। अब T9 है तो क्या लेंगे? T9 है तो 18 लेंगे, राइट, x रेस टू 18, ये T9 के लिए है, ये T5 के लिए है। तो अब ये दोनों इक्वल है, हियर दे आर इक्वल, NC4 इज इक्वल टू NC18, कोएफिशिएंट इक्वल है। तो ऐसा हम कॉम्बिनेशन थियरम से जानते हैं कि कभी भी कॉम्बिनेशन की वैल्यू इक्वल होती है और n फाइंड करना है, तो इसका शॉर्टकट क्या है, n इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कर दो, ये आंसर होगा 22। दिस इज अवर आंसर 13। क्वेश्चन 13 ऑप्शन C is our answer. Now next, move on to question 14. Question 14 is what? The constant term in the expansion of x minus 1 upon 3x square whole raised to 9 is which? सिर्फ टर्म नंबर फाइंड करनी है, पूरी टर्म फाइंड करनी नहीं, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कांस्टेंट टर्म के लिए हमें सबसे पहले चाहिए जनरल टर्म, और उसमें x की पावर 0 बनानी होगी। तो यहाँ पे n इक्वल टू 9 है, 9CR x रेस टू 9 माइनस r अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म फॉर्मूला माइनस 1/3 x स्क्वेयर होल रेस टू r। ओके, ये हमें मिल गया। तो अब इसको एक्सपांड करो, 9CR, सॉरी एक्सपांड नहीं बट सिंप्लीफाई करो, 9CR इंटू एक्स रेस टू 9 माइनस r, यह होगा माइनस 1/3 डेट इज माइनस 3 रेस टू माइनस 1 रेस टू r, ये r पावर दोनों को लगेगी, अप्लाई होगी। तो इस तरह से माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस 3 रेस टू माइनस 1 रेस टू r, और 1/x स्क्वायर को कंसिडर करो, x रेस टू माइनस 2 रेस टू r। ओके, नाउ माइनस 3 रेस टू माइनस r हो जाएगा, माइनस 3 रेस टू माइनस r, ये इस तरह से लिखेंगे 9CR। अब x का जो होगा वो क्या होगा, 9 माइनस r माइनस 2r। तो अब कांस्टेंट टर्म के लिए फॉर कांस्टेंट टर्म इंडेक्स ऑफ x is equal to 0, take it, then 9 minus 3r is equal to 0, therefore r equal to 3। तो r equal to 3 है, so tr plus 1 is equal to t3 plus 1, ये इंटरेस्टिंग है ना, t4, ये हमारा आंसर होगा। आप r equal to 3 देखते हैं तो t3 आंसर मत देना, इसमें हमें एक 1 ऐड करना है, फिर हमें पता चलेगा कौन सी टर्म है। ठीक है, तो यह बराबर माइंड में सेट करके रखना, क्योंकि यही हमें मिस्टेक करवाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन 50। क्वेश्चन 50 में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन आते भी है। 1 plus x whole raised to 21 plus 1 plus x whole raised to 22 plus 1 plus x whole raised to 23 plus up to plus 1 plus x whole raised to 30। ये जो एक्सपेंशन है उसमें हमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू 5
फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड ए कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 10 टर्म्स. ठीक है. और आप देखो ना, ये तो पहले तो 1 प्लस एक्स की 21 पावर, उसके एक्सपेंशन में 22 टर्म्स आते हैं, इसके 23, इसमें 24, और आगे जाके तो कितने सारे टर्म्स मिलेंगे. वो सभी टर्म्स में से हमें निकालना है x रेज टू 5 को, और उसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है. तो मित्रों, दोस्तों, फ्रेंड्स, इसमें हम एक्सपेंशन नहीं करने वाले हैं. हम इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे. क्या कि इसमें से हम एक 1 प्लस एक्स रेज टू 21 कॉमन निकालेंगे. 1 प्लस एक्स रेज टू 21 कॉमन. तो रिमेनिंग टर्म में आर वॉट, यहाँ पे 1, देखो जो भी पावर कॉमन निकलती है वो सब्ट्रैक्ट होती है. तो यहाँ पे 22 माइनस 21 इज 1 प्लस एक्स रेज टू 1 प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू 2 प्लस अप टू प्लस 1 प्लस एक्स रेज टू 9 हो जाएगा, क्योंकि 21 कॉमन निकला है. 1 प्लस एक्स रेज टू 21 कॉमन निकला है. 30 माइनस 21 इज 9. ओके, तो ये हमें मिला. तो अब देखो स्टूडेंट, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये सम ऑफ जीपी है. तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 है. तो इस फॉर्मूला का यूज हम यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे a इक्वल टू 1 है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, r इक्वल टू कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स अपॉन 1, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स. तो कॉमन रेशियो इज 1 प्लस एक्स. n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, टोटल टर्म्स 1 से लेके 1 प्लस एक्स रेज टू 9 तक 10 टर्म्स है. तो ये हम लेंगे. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स होल रेज टू 21 इंटू ए इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस एक्स होल रेज टू 10 होगा यहाँ पे माइनस 1. ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लिख रहे हैं 1 प्लस एक्स माइनस 1. आर एन और ए की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. अब इसमें सिंप्लीफाई करो. तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू 21, ये 1 प्लस एक्स रेज टू 10 माइनस 1 अपॉन एक्स मिलेगा. 1 1 कट हो जाएगा, है ना, तो एक्स मिलेगा. तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो. तो 1 प्लस एक्स 21 10 31 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू 21 इंटू 1 दैट इज 21 पावर होल अपॉन एक्स. ये मिला. अब देखो स्टूडेंट, ये जो मिला इसमें से हमें एक्स रेज टू 5 का कोएफिशिएंट चाहिए. तो एक्स रेज टू 5 का कोएफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में से निकालना होगा. तो अब जरा सोचो कि अपॉन में एक्स है, ठीक है, तो अपॉन में x होने के बाद x रेज टू 5 का जो मतलब x से इस ये जो एक्सपेंशन मिलता है उसमें 1 से लेकर 31 पावर तक x में होगी. x के टर्म्स जो है, x वाली टर्म्स है हैविंग 1 to 31 पावर होगी. यहाँ पे भी 1 से लेके 31 पावर तक x की टर्म मिलेगी. तो अपॉन में x है तो सभी टर्म में से एक एक पावर माइनस होगी. तभी बाद में हमें जो भी एक्सपेंशन मिलेगा उसमें से x रेज टू 5 का कोएफिशिएंट निकालना है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे कि हमें सोचना है कि अगर x रेज टू 6 है तो अपॉन में x लो तो x रेज टू 5 मिलेगा. तो ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है उसमें से हम x रेज टू 6 का कोएफिशिएंट निकालेंगे. ठीक है. तो वो जो कोएफिशिएंट होगा वो x रेज टू 5 का फाइनली कोएफिशिएंट होगा. तो अब ये जो टर्म है 1 प्लस एक्स होल रेज टू 31, उसमें जनरल टर्म हम लिखते हैं तो वो कौन सा होगा? NCR x रेज टू r. और 1 प्लस एक्स रेज टू 21 है, उसमें जनरल टर्म अगर है तो वो कौन सी होगी? वो होगी NCR x रेज टू यहाँ पे 31, यहाँ पे 21.
तो अब x�6 के लिए हमें सोचना है, x�6 वाली टर्म होगी तो उसमें डिवाइड होगा x, तो x⁵ मिलेगा। तो r इक्वल टू हम 6 लेंगे तो 31C6 कोएफिशिएंट मिलेगा। और यहाँ पे 21C6 इज कोएफिशिएंट ऑफ x⁵। तो फाइनली ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा। देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इज व्हाट, 31C6 माइनस 21C6। ये समझने के लिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेट किया है, बाकी तो आप यहीं से भी डायरेक्ट सोच कर आंसर दे सकते हैं। डायरेक्ट सोचो कि यहाँ पे x⁵ वाली टर्म होगी तो उसका कोएफिशिएंट को क्या होगा, 31C6। यहाँ पे x⁵ वाली टर्म होगी तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 21C6। हो गया, माइनस ले लो, आंसर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 15 का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16। In the expansion of x plus a whole raised to 100 plus x minus a whole raised to 100, there are blank terms. How many terms are there? ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको ये सोचना है कि अगर एक ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसकी कॉन्जुगेट टर्म दूसरे ब्रैकेट में है और दोनों की सेम पावर है, ठीक है, और उसका एडिशन है 3 बार। एक ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसका कॉन्जुगेट मतलब प्लस साइन है तो बीच में माइनस साइन होगी, और अगर माइनस साइन है तो बीच में प्लस साइन होगी। ये प्लस है और उसकी पावर सेम है। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये शॉर्टकट है दोस्तों। इफ n is even, then number of terms will be n by 2 plus 1. If n is odd, then number of term will be n plus 1 divided by 2. ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे n है, n इक्वल टू 100 है, इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 100 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 51 आंसर। तो टोटल टर्म्स इसमें होगी वो 51 होगी। ठीक है, ये शॉर्टकट आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है, उसमें पूछा है कि द मिडल टर्म इन द एक्सपांशन एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2x होल रेज टू 20 इज आर्थ टर्म। तो टी आर इज इक्वल टू मिडल टर्म, ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो फाइंड करना है टी आर प्लस 3, ये टर्म फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं। तो जनरल टर्म के पहले डिसाइड करना होगा कौन सी मिडल टर्म है। यहाँ पे टी आर, देखो टी आर इज द मिडल टर्म, तो मिडल टर्म का नंबर क्या होगा? n इक्वल टू 20 इज इवन, तो नंबर ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1, ये हम जानते हैं, सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये 11th होगा। देयरफॉर T11 इज इक्वल टू मिडल टर्म, ये हमें मालूम पड़ गया। तो अब R इक्वल टू क्या होगा? R इक्वल टू 11 लेना होगा। R इक्वल टू 11, ये हमें मिल गया। नाउ देखो, अब
टी आर प्लस 3 फाइंड करना है, तो T11 प्लस 3 हमें फाइंड करना होगा। तो T11 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू T14। अब अकॉर्डिंग टू जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू होगा 20C(r) x square रेस टू 20 माइनस r एंड -1/2 x रेस टू r। ये जनरल टर्म है। तो उसमें T14 अगर लेना है तो T14 इक्वल टू होगा T13 प्लस 1। ये हमें याद रखना है। तो 20C13 x, ये 13 अप्लाई कर दो तो 20 माइनस 13 7 होता है। ठीक है, तो x स्क्वेयर रेस टू, अभी तो मैं लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले, -1/2 रेस टू 13, या r मैंने सेपरेट कर दिया -1/2 के साथ, और ये 1/x दैट इज x रेस टू -1 रेस टू 30। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो ऑप्शन है उसमें 20C13 वाली कोई भी टर्म नहीं है, 20C13 वाली कोई भी टर्म नहीं है, बट 20C7 वाली टर्म है। तो हम यहाँ पे 20 माइनस 13 7 आता है, तो इसकी आंसर 20C13 एंड 20C7 दोनों का आंसर सेम होता है, तो ये हम ले सकते हैं। और यहाँ पे -1/2 रेस टू 13 है, तो माइनस का ओड पावर माइनस आता है, माइनस का ओड पावर माइनस आता है, तो माइनस साइन लगाएंगे और 2 रेस टू -1 रेस टू 13 लिखेंगे। x का जो पावर है उसमें हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 20 माइनस 13 7 2 14 होगा, 20 माइनस 13 7, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो 7 2 14, और ये -1 इंटू 13 -13 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, बेस x सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो एडिशन होके सब्ट्रैक्ट हो जाए। तो अब क्या होगा, माइनस, देखो स्टूडेंट ऑप्शन में 20C7 लेके -20C7 देख के उसको आंसर ठोक नहीं देना, ठीक है, क्योंकि उसमें फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस हो सकता है। अगर ये टर्म मैच ना हो तो नन ऑफ दिस हो सकता है, याद रखना। तो हमें इसलिए इसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा, नहीं तो अगर नन ऑफ दिस नहीं दिया होता तो डायरेक्ट ये ऑप्शन सी ठोक देते, ठीक है, उसका आंसर टिक कर देते, तो ये फाइनल हो जाता, लॉक हो जाता। अब यहाँ पे -20C7, माइनस आगे लिखा 20C7, 2 रेस टू -13, यहाँ पे लिखेंगे 2 रेस टू -13 और x रेस टू 1। ओके, तो ये x रेस टू 1 एंड 2 रेस टू -13, ये हमारा आंसर हुआ T14 दैट इज TR+3। ओके, तो ये आंसर मिला, तो ये ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 ये भी ध्यान में रखने वाला क्वेश्चन है, मिस्टेक करवा सकता है। क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x रेस टू 4 -1/x³ होल रेस टू 15, तो rth टर्म having x रेस टू -17, in rth term x रेस टू -17 in TR, ये हमें सोचना है। तो rth टर्म में x रेस टू -17 है, rth टर्म में x रेस टू -17 है। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में जो भी, हाँ, तो r फाइंड करना है, r फाइंड करना है। तो जो भी फाइंड करने के लिए बोला जाए वो क्वेश्चन में हो और जनरल टर्म के फॉर्मूला में भी स्मॉल r आता है, तो फॉर्मूला की टर्म्स ही जो क्वेश्चन में मिल जाए तो हमें फॉर्मूला में ये सिंबल बदल देना चाहिए। हम फॉर्मूला में लिखते हैं TR+1, बट यहाँ पे स्मॉल r तो फाइंड करना है rth टर्म के लिए, तो हमें फॉर्मूला में ये r वाला टर्म बदल देना है, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगा।
आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप बराबर ध्यान में रखो। कभी भी मेंस में फॉर्मूला में जो दी गई टर्म्स है वो क्वेश्चन में आ जाती है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला में जो टर्म्स है वो बदल देनी है, तो कैलकुलेशन में आसानी होती है। तो अब टी आर प्लस वन जनरल टर्म लिखने, एन इक्वल टू 15 है, 15 सी आर, ए इक्वल टू एक्स रेस टू 4 है, एक की जगह पे एक्स रेस टू 4 है तो ए रेस टू 15 माइनस आर होगा, और बी की जगह पे -1/x³ है तो -1/x³ रेस टू आर हो जाएगा। अब आर अगेन यहाँ पे कैपिटल आर लिया है तो हमें कैपिटल आर लिखना है। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अब पावर है आर्थ टर्म में x रेस टू -17, तो वो हमें सोचना है, बट उससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर दे तो 15CR कैपिटल आर, x रेस टू 15 4 60 -4R है, -1 रेस टू आर, ये माइनस मैंने सेपरेट कर दिया, ये 1/x³ दैट इज x रेस टू -3 होल रेस टू कैपिटल आर हो गया। अब हमें ये सिंप्लीफाई करके देखना है तो 15C कैपिटल आर -1 रेस टू कैपिटल आर और x की पावर में 60 -4R और ये -3R, अगेन मल्टीप्लिकेशन में टर्म है, बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है। हो गया। अब क्या होगा, हमें तो क्या सोचना है, x रेस टू -17 सोचना है, ये TR+1 है, जनरल टर्म मिली है तो ठीक है। तो नाउ अर्थ टर्म दैट इज TR has x raised to -17. Therefore, for rth term, we have to take what? R+1 is equal to R. Therefore, capital R is equal to R-1. हो गया। तो अब ये R-1 लेके हमें कैलकुलेशन करना होगा, TR-1 + 1 इज इक्वल टू TR इज इक्वल टू 15CR-1 -1 रेस टू R-1, और यहाँ पे x रेस टू ये -7R है, -7R समझो 60 -7 इंटू R-1 हो गया। तो ये x की पावर मिल गई। हियर इंडेक्स ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, -17, क्योंकि x रेस टू -17 के लिए डिसाइड करना है। तो 60 -7R + 7 -7R + 7 इज इक्वल टू -17। Therefore, ये -17 शिफ्ट होगा, 60 + 7 67 + 17 84 is equal to 7R. Therefore, R equal to 12 7s are 84, that is 12. So R equal to 12 is answer. So option C is correct answer. Option C is correct answer. तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 में कहा गया है कि फिफ्थ टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ टर्म T5, T6, T7 are in AP in 1 + y होल रेस टू n। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट T5 में क्या होगा, इसमें अब सोचना है कि जनरल टर्म होगी वो R+1 वाली है, NCR
y रेस टू r, ये जनरल टर्म इसमें होगी। तो अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो r इक्वल टू 4 लेना होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ t5 विल बी NC4। ठीक है, यहाँ पे t5 r इक्वल टू 4 लिखो तो t5 मिलता है, तो कोएफिशिएंट होगा NC4। फिर t6 के लिए अगर r इक्वल टू 5 लिखो तो 5 प्लस 1 6 होता है, तो NC5 लिखना होगा। फिर t7 के लिए r इक्वल टू 6 लेना होगा, तो कोएफिशिएंट होगा NC6। ये हमें मिला, तो ये AP में है, R इन AP। तो अब दोस्तों आप जानते हैं अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो AP के लिए क्या मिलता है, 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूंगा 2 इंटू NC5 इज इक्वल टू NC4 प्लस NC6। अब इसमें से हमें n की वैल्यू चाहिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करता हूँ। ये NC5 दोनों साइड ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बट 2 टाइम्स। वाई 2 टाइम्स अभी पता चल जाएगा। NC4 प्लस NC5 प्लस NC5, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बनाता है ऐसा करने से। तो मैंने ये 2 टर्म है दोनों जगह ऐड की। ओके, तो दोनों साइड ऐड कर दिए, तो ये कैंसिल होके नल फिर यही मिलेगा। तो ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कॉम्बिनेशन वाला थियरम अप्लाई होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर ये जो टर्म है इतनी और ये दो में हम कॉम्बिनेशन वाला थियरम NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ये हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ले सकते हैं, NCR प्लस NCR माइनस 1, 6 माइनस 1 इज 5, तो N प्लस 1 C6 ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वाला थियरम यहाँ पे हो जाएगा। ये 1 2 और 2 4 टाइम ये मिल गया NC5। ओके, इक्वल टू, अब यहाँ पे थियरम यूज करते हैं तो N प्लस 1 C5 मिलता है, प्लस यहाँ पे N प्लस 1 C6 मिलता है, ये थियरम के हिसाब से। फिर से यहाँ पे थियरम अप्लाई होगा, तो N प्लस 1 CR प्लस N प्लस 1 CR माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1 5, तो एक ऐड हो जाएगा N में, N प्लस 1 में, तो N प्लस 2 C6 मिलेगा। तो अब N फाइंड करने में आसानी होगी। देखो कितना आसान हो जाएगा। 4 NC5 का शुरू करें, 5 फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में एक एक डिक्रीज करते हुए लिखना है। तो N माइनस 1, N माइनस 2, N माइनस 3, N माइनस 4, ये 5 फैक्टर हो गए अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ N प्लस 2 से शुरू करके एक एक डिक्रीज करते हुए 6 फैक्टर लिखने हैं, क्योंकि N प्लस 2 6 इस तरह से मिलेगा। तो N प्लस 1 ये शॉर्टकट है, N एक माइनस N माइनस 1, एक माइनस N माइनस 2, एक माइनस N माइनस 3, देखो 6 हो गए। अब अपॉन 6 फैक्टोरियल, बट मैं 6 फैक्टोरियल नहीं लिखूंगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ओके, नाउ सी ये इक्वल टू की दोनों साइड में जो सेम फैक्टर है वो कैंसिल कर देते हैं। N कट, N कट, N माइनस 1 कट, N माइनस 1 कट, N माइनस 2 कट, N माइनस 3 कट, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल कट। कितना आसान हो गया है ना, ये तो बहुत ही हलवे जैसा हो गया, फट 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 करता निकल गया, एकदम गले से आराम से उतर गया। अब 6 4 जार 24 होता है, 6 4 जार इक्वल टू की लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर वाली टर्म जाती है तो मल्टीप्लीकेशन होता है 4 से 6 का 24, रिमेनिंग टर्म हियर इज N माइनस 4 इज इक्वल टू, ये टर्म 2 टर्म बचती है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो N स्क्वायर प्लस 3N प्लस 2, ये मल्टीप्लीकेशन मिलेगा। तो 24N माइनस 24 4 96 इज इक्वल टू N स्क्वायर प्लस 3N प्लस 2
तो उसमें से इक्वेशन बनेगा 24n माइनस होता है तो -21n बनेगा, -24 प्लस 3 दैट इज -21n, -96 शिफ्ट होता है, +2 होता है तो +98 होता है इक्वल टू 0। अब इसका जो फैक्टराइजेशन है 98 प्लस 14 7 ये मिलेगा, माइनस मिडल टर्म है तो -14 n - 7 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 14 7, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन 19 में ये ऑप्शन है बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 है, उसमें पूछा है कि इफ इन द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल रेज टू n t2 upon t3 is equal to t3 upon t4 in the expansion of a plus b whole raised to n plus 3। ये मैंने गुजराती मीडियम के लिए सोल्व किया था अभी, तो उसमें ही मैं आपको समझा देता हूँ। तो t2 upon t3 in the expansion of a plus b whole raised to n and t3 upon t4 in the expansion of a plus b whole raised to n plus 3 are equal। तो सबसे पहले a plus b whole raised to n के लिए जनरल टर्म फाइंड करते हैं, ये मिलेगा n a plus b whole raised to n plus 3 के लिए जनरल टर्म ये मिलेगा n plus 3 c r a raised to n plus 3 minus r b raised to r, क्योंकि n की जगह पे यहाँ पे n plus 3 है ना, तो हमें यहाँ पे जनरल टर्म में n की जगह पे n plus 3 लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इस तरह से n plus 3 ले लिया। अब इसको अप्लाई करते हैं t2 अपन t3 में, तो t2 अपन t3 में पहले t2 लेते हैं, तो r इक्वल टू 1 लेना होगा, तो 1 + 1 2 होता है ना, 1 + 1 2, तो r इक्वल टू क्या होगा 1, तो nc1 a रेस टू n - 1 b रेस टू 1, ये हमें देखना है। फिर t3 के लिए 2 + 1 होता है 3, तो r इक्वल टू 2 लेना होगा, तो nc2 a रेस टू n - 2 b स्क्वायर, इस तरह से मिला। अब nc1 दैट इज n, nc2 दैट इज n इंटू n - 1 अपॉन 2, n से शुरू करते हुए दो फैक्टर लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 a रेस टू, अब देखो ये बेस है सेम है a है और डिवीजन में है, डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होगा n - 1 माइनस n - 2 है ना, तो n - 1 माइनस n - 2 ब्रैकेट में ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -n + 2 होता है, n कट होता है, -1 + 2 + 1 होता है, तो a रेस टू 1 बचता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर b अपॉन बी स्क्वायर, ये तो ऑब्वियस है, b अपॉन बी स्क्वायर, एक b कट हो जाएगा तो एक b बचेगा, रिमेनिंग इज b इन द डिनोमिनेटर, आई हैव रिटन हियर, राइट। नाउ सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, तो 2 यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा, a बचता है न्यूमरेटर में, अपॉन में n - 1 बचा है, तो वो गुण b के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब ये t2 अपॉन t3 हमें मिला 2 अपॉन n - 1 इंटू b। सेम वे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे t3 अपॉन t4 के लिए, तो t3 के लिए r इक्वल टू 2 लेना होगा, तो ये जनरल टर्म में r इक्वल टू 2 में सब्स्टिट्यूट करो, रिप्लेस करो, तो r इक्वल टू 2 लेने से n + 3 c2 ये मिला कोएफिशिएंट, और यहाँ पे n + 3 - 2, n + 3 - 2, 3 - 2 is 1, that's why n + 1 is the power of a, and here r इक्वल टू 2 b स्क्वायर। अब t4 के लिए 3 + 1 4 होता है, तो r इक्वल टू 3 लेना होगा, n + 3 c3 a रेस टू n + 3 - 3, 3 - 3 कैंसल, n बचता है, रिमेनिंग पावर इज n, a रेस टू n, इट इज इन द डिनोमिनेटर बिकॉज t4 इज द इन डिनोमिनेटर, और b रेस टू 3, r इक्वल टू 3 लिया है तो b³ मिलेगा। अब ऑब्वियस है कि b स्क्वायर अपॉन b³, b स्क्वायर कट हो जाएगा, b रिमेनिंग इन द डिनोमिनेटर, b टर्म इज हियर इन द डिनोमिनेटर। n + 3 से शुरू करके 2 फैक्टर लिखना है, n + 3 इंटू n + 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, n + 3 से शुरू करके 3 फैक्टोरियल लिखना है, n + 3 n + 2 n + 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये सभी सेम फैक्टर कट हो जाएंगे, 3 बचेगा,
डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 3 बचता है तो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। तो 3 इंटू ए अपॉन यहाँ पे एक टर्म n+1 ओनली बचेगी तो n+1 इंटू बी। अब ये दोनों इक्वल है तो मैंने कंपेयर कर दिया, ए कट बी कट, रिमेनिंग टर्म में सिंप्लीफिकेशन करो तो n इक्वल टू 5 मिलता है। दैट्स इट स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with question solving session part 3. Remaining MCQs we will solve in next video. Okay, bye bye, see you.